हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे कुछ थोड़ा सा वक्त लेंगे। वक्त में यह कहना है मुझे कि हम लोग इस चैनल पे नए हैं और आप भी हमारे वीडियो को देखते हैं, तो कुछ ही समय के लिए ओपन करते हैं, इस वीडियो को क्लिक करते हैं, देखते हैं और फिर बैक हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को थोड़ा उसको देखें, आगे तक देखें या फिर पूरी वीडियो को देखिए आप। और देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा या आप खुद भांप जाएंगे कि इस वीडियो में मेरे लिए क्या स्पेशल है और क्या खास है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को कम से कम पूरा देखने की कोशिश करें और देखने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा। और फिर आपका जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, और बोर्ड एग्जाम में आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने इस चैनल से जो भी कुछ पढ़ा है वो चैनल में क्या क्या था खास और क्या चीज पूछा गया है। तो आपको बिलीव होगा, भरोसा होगा, यकीन होगा, फिर जाकर आप दोस्तों में भी बताएंगे कि हाँ, यह एक चैनल जो खुला है, नया चैनल है, यह हमारे लिए काफी उपयोगी है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे और सब लोगों को बताएंगे या दोस्तों को बताएंगे, दोस्तों में खूब ज्यादा शेयर करेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं, एक फिर से नए चीज को लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 जो आपका होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स। फिर से लेकर आए हैं हम एक बुक को जिसका नाम है फिजिक्स, दिख रहा होगा, यानी भौतिकी। अब इसमें जो चैप्टर 1 2 से लेकर 4 लेसन तक, 1 से लेकर 4 लेसन तक आपको लेकर है, और क्या लाए हैं तो वो है बोर्ड मॉडल। बोर्ड मॉडल किसको कहते हैं बच्चों? इसको आप VVI भी बोल सकते हैं या फिर हॉट टॉपिक मतलब हॉट ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, टोटल आज जितना चीज होने वाला है वो सारे क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। और वो ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का वो ऑब्जेक्टिव जो 1 से लेसन 4 तक, 4 लेसन तक जो भी खास होगा, हर खास ऑब्जेक्टिव को हम इसमें डाले हैं। और आपको यकीन मानिए, यकीन मानिए कि आपको वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आपको यकीन नहीं हो तो आप देखेंगे, खुद एग्जाम में पछताएंगे। अगर नहीं देखे होंगे मेरा चैनल तो आप देख के जाएंगे तो बोलेंगे क्या सर, क्या बताए थे, क्या क्वेश्चन पढ़ाते, कौन कौन से क्वेश्चन को बताए थे, जो मेरा सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ चुका है। तो आप यकीन के साथ एक बार हमारे चैनल को देखें और दोस्तों में लाइक शेयर करें, कमेंट करें, बहुत सारा जो भी कमेंट में बोलना हो बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, आइए पहला ऑब्जेक्टिव हमारा खुलता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव आ चुका है पहला। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? देखिए, आपने पहला चैप्टर पढ़ा है प्रकाश का प्रवर्तन। यही जो हमारा चैप्टर क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन पहला चैप्टर है। और इसमें बहुत सारी बातों को आपने जाना होगा। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर पूछा क्या गया, हमारा नियम पूछा गया कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। आइए देखते हैं। पहला में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में कि 1, बी में दिया हुआ 2, या सी में दिया हुआ 3, और लास्ट कौन सा है? 4। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश का प्रवर्तन का जो नियम होता है, आपको पढ़ाए होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे, या फिर हम अभी बता देते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2 नियम होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन, कौन सा? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके यदि नियम पूछा जाए तो इसके भी मात्र कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। आइए प्रकाश के प्रवर्तन के 2 जो नियम होते हैं उसको जान लेते हैं। इसमें जो होता है, पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम कहता है कि आपतन कोण या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, एक मिनट रुकिएगा, ओके ना? ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका अपवर्तन का यदि नियम पूछा जाएगा तो वो भी क्या बोलेंगे? 2 ही नियम होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पे, अब देख सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। देखिए ये सूर्य है, ये क्या है हमारा सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से गमन करती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हुआ है सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में या फिर किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो हमेशा होती है सीधी रेखा में। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। देखिए प्रकाश से जो किरण निकलती है वो हमेशा सीधी रेखा में निकलती है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, राइट आंसर हमारा कौन होगा, सीधी रेखा में। याद रखेंगे किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, गमन मतलब गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत यानी आप जब सैलून में जाते हैं तो हजामती दर्पण लगा रहता है, यानी हजामत के रूप में शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है। उसमें जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सैलून में जो हम उपयोग किया जाता है, सैलून में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वह हमेशा अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हमारा आंसर होगा। याद रखना इनसे रिलेटेड, अवतल दर्पण से रिलेटेड अभी हम इस क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन डाले हैं, तो आपको यहाँ पर ना बताकर आगे और भी बातें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है। कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आपको याद रखना है, देखिए पहला क्या कह रहा है, समतल दर्पण की या दूसरा उत्तल दर्पण की या फिर अवतल दर्पण की या फिर इनमें से सभी है। तो हमारा जो फोकस जो दूरी है वो धनात्मक किसकी होती है, वो हमेशा जो होता है वो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, ये प्लस में होता है, ये भी बात याद रखना है, यह प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, ये ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और लेंस में भी यदि आपसे पूछा जाएगा कि किसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, लेंस में रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, उत्तल ही लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या आ जाएगा, वहां पर ऋणात्मक होगा। तो चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो, दोनों में क्या होगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, प्लस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण जो होगा वो हमारा कैसा होगा। ठीक है, यह गोलीय दर्पण है और इसकी फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा दर्पण होगा, सिर्फ ये चुनना है। 20 सेंटीमीटर किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। आपको याद रखना, अभी तो बता है फोकस दूरी प्लस में होगी तो किसकी होगी। तो देखिए पहला क्या कहता है, उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो जस्ट पहले बता है कौन सा होता है, उत्तल में हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर यानी प्लस का निशान दिया हुआ तो धनात्मक है, और धनात्मक किस में होता है, तो उत्तल दर्पण में या फिर उत्तल लेंस में होता है। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा कहता है कि आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण कौन है। यानी आंख, नाक या फिर गला को जो चेक किया जाता है, इन सभी को जो चेक किया जाता है और उसमें जो डॉक्टर यूज करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको पहला इससे पहले एक और क्वेश्चन ला चुके थे हजामत दर्पण के रूप में। अब देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हुआ है उत्तल दर्पण का, दूसरा अवतल दर्पण का और तीसरा समतल दर्पण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में किस चीज का उपयोग होता है, तो वह जो दर्पण होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। याद रखना है,
चाहे वो आंख को चेक करने में, नाक को चेक करने में, या फिर गला को चेक करने में, या हजामती दर्पण के रूप में होगा। तो इन सभी में हम किस चीज का, कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखे। तो आप बता देंगे अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला आंख की जांच करने, नाक की जांच करने में, या फिर अवतल दर्पण का उपयोग फिर हजामती दर्पण में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, आपको याद रखना है, एकदम खास तौर पे याद रखना है। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 7वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? इन सभी में अपवर्तनांक ढूंढना है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है। देखिए पहला कह रहा है कि वायु, दूसरा है बर्फ, और तीसरा क्या है हमारा? कांच। क्या है? कांच। और चौथा हीरा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, सबका अपवर्तनांक याद किए होंगे। नहीं याद किए हैं तो आप याद कर लेंगे या देख लेंगे, और हम लाएंगे तो वीडियो में अपवर्तनांक वाले और ऑब्जेक्टिव लाएंगे, या जो छूट गया उनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे उनको देखेंगे। कहता है वायु या फिर बर्फ या कांच या हीरा। तो आप हमेशा किसका याद रखेंगे, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना है आगे हम बताते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m होता है? आवर्धन m होता है, लेंस का आवर्धन पूछा जा रहा है। तो लेंस का आवर्धन हमेशा याद रखना आपको। देखिए कह रहा है u बाई v, यानी u बट्टा v ऐसे है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो b में क्या कह रहा है? u v, और c में है u प्लस v, या लास्ट है v बट्टा u, यानी ये है v बट्टा u। आवर्धन m का मान पहले ही आप बुक में ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे। आवर्धन m का जो मान होता है वो v बट्टा u होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो होती है वो क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है और निर्वात की अपेक्षा पूछा जा रहा है, उसके मुताबिक कितनी होती है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ कम, या फिर ज्यादा, या समान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखना है, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है, चाल होता है 3 गुने 10 का पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और निर्वात में जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या हो गया? यहाँ हमारा निर्वात का चाल दिए हुआ है, आप देख सकते हैं निर्वात में कितना चाल है? 10 का पावर 8, और हवा में कितना है? 10 का पावर मात्र 5 दिए हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसकी अपेक्षा कम ना है ये, तो हमारा ये कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम होती है, हल्का सा कम हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, या कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ परावर्तन का, या विवर्तन का, या अपवर्तन का, या फिर ध्रुवन का कारण है, जिनके कारण तालाब का जल जो है वो कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि तालाब का गहरा दिखाई देना, कम गहरा दिखाई देना वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी चीजें होती है। छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, या फिर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, मछली का वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई उत्पन्न होना, ये सभी किसके कारण होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। तो आप याद कर लेंगे। आगे हम जब तक बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया 11। कह रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन पकड़िएगा, कहता है कि निम्न में से, इनमें से मतलब लेंस बनाने के लिए
किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रयुक्त प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया हुआ जल, दूसरा है कांच, तीसरा क्या है प्लास्टिक, और चौथा क्या है मिट्टी। तो देखिए इनमें से जो चीज है इसका, देखिए जल का उपयोग हम नहीं करेंगे, कर सकते हैं। कांच का उपयोग नहीं करेंगे, कर सकते हैं। प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं, बट मिट्टी जो है इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो इसमें उपयोग कौन का नहीं होगा? मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कैमरा का अभिदृश्य जो होता है वो कैसा होता है, यानी जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उस कैमरा में अभिदृश्य कैसा होता है उसको पकड़ना है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण का, या फिर सॉरी यहाँ पर डबल टाइप हो नहीं, ठीक है, अवतल दर्पण दिया हुआ और दूसरा में अवतल लेंस दिए हुआ, या फिर उत्तल लेंस है या फिर उत्तल दर्पण है। देखिए अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको सही से देखना है कि कौन इसका राइट आंसर होगा। आपको पता हो ना तो फौरन आप कमेंट में लिख सकते हैं और बताया करिए, ताकि हम जान सके कि आपको इतना नॉलेज, आपको पता है इन सब चीज का। ठीक है, तो फोटोग्राफी कैमरा में जो अभिदृश्य वो होता है वो हमेशा होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? मात्रक लिखा है यहाँ, मात्रक है। ठीक है, तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, जूल या फिर वाट या डायोप्टर या फिर आर्ग। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हमेशा क्या होता है? हमेशा जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक वो डाईऑप्टर होता है, और इसे डी से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है, याद रखना है। लेंस का एसआई मात्रक तो डाईऑप्टर, और इसे डी से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? देखिए कोई लेंस है और उसका क्या है, आवर्धन। क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो देखिए पहला है मीटर या फिर सेंटीमीटर, सेमी दिया हुआ सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। इस क्वेश्चन को आपको खूब अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या रहा? देखिए यह क्वेश्चन को हम पढ़ाए हैं इससे पहले, काफी पहले जो गए थे उसमें देखा गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, आया ना? सबसे अपवर्तनांक किसका अधिक था? याद करिए, हीरा का था ना। तो हीरा का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ए भी छूट गया, ए बी सी और डी। तो देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है, देखते हैं। 1.42 या 1.32 या 2.24 या फिर 2.42। ठीक है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रहेगा ना, हीरा का सबसे अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? तो हीरा का, और हीरा का अपवर्तनांक कितना आता है? तो 2.42 होता है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कौन ऐसा चीज है इनमें जिनमें से उसका अपवर्तनांक सबसे कम हो जाता है? तो अपवर्तनांक वाला याद रखना है कितना, किसमें क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ तारपीन का, या फिर बेंजीन का, या फिर पानी का, या किरोसिन तेल का। ठीक है, इनमें से किसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम है? तो आपको याद रखना है कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है। ठीक है, तैलीय कागज कैसा होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पारदर्शक या फिर अपारदर्शक या पारभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे, ये चीज पढ़े होंगे, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक, इन सभी को आप पढ़े होंगे, लेसन 1 ही में पढ़े होंगे। ठीक है, पारभाषक और अपारदर्शक या पारभाषक। ठीक है,
तो तैलीय मतलब तेलीय कागज, तैलीय मतलब तेलीय कागज जो होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है पारभाषक होता है। कैसा होता है, पारभाषक। अब पारभाषक किसको बोलते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें किसकी किरण, जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो बच्चों, प्रकाश की किरण क्या होते है, किरण हल्का गमन करती है, मतलब हल्का क्या होती है, गमन करती है, पूरी तरह से गमन नहीं कर पाती है, मतलब हल्का गमन करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पारभाषक। तो तैलीय कागज जो होता है मतलब तेल लगा हुआ जो कागज होता है, कागज में आप तेल लगाएंगे तो क्या होगा, उसको उस ऐसे रखेंगे और रखने के बाद आपको पता चलेगा उस पर हल्का हल्का दिखाई देगा, तो वही तो हुआ हमारा पारभाषक। क्या हुआ, पारभाषक। तेल लगा हुआ कागज हमेशा होता है या तैलीय कागज होता है पारभाषक। तो इसमें किरण जो होती है हल्का सा गमन करती है, पूरा गमन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे सभी क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समतल दर्पण है और समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी जा रही है क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, याद रखना है। तो ऑप्शन दे रहा है अनंत या शून्य या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है और उसके क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ठीक है, देखिए वक्रता त्रिज्या के बीच पूछा जा रहा है क्या संबंध है। तो इसमें आपको याद हो, ऐसे ही याद कर सकते हैं, फिगर की कोई जरूरत नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर या एफ बराबर आर बटा 4 या आर बराबर एफ बटा 2। तो आपको याद रखना है गोलीय दर्पण और फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है आर बराबर 2f होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी पूछ जाता है एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2, ये भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या है, 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक उत्तल लेंस है, इससे पहले भी आप एक 20 सेंटीमीटर वाला देख रहे थे। तो यहाँ पर आपको खुद पकड़ना है। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता पूछी जा रही है और वो क्षमता कितना होगा, कैसा होगा। देखिए तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में 2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर या +5 डायोप्टर या इनमें से सभी हो सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा क्या छिपा है, तो यहाँ पर हमारा प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस में 20 सेंटीमीटर किसका, उत्तल लेंस का है। तो क्या हो जाएगा इसकी क्षमता का डायोप्टर, +5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन सब एकदम धड़ाक धड़ाक एग्जाम में पूछता है, इसलिए अच्छे से देखना है। आइए आगे चलते हैं हम। कहता है मानव नेत्र, मानव नेत्र, यहाँ पर वह नहीं होगा बच्चों। ठीक है, मिस पेंटिंग हो गया है, एडिटिंग हो गया। देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी मनुष्य का जो आंख है, मनुष्य का जो आंख है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है। देखिए आपको याद रखना, लेंस पूछा जा रहा है और मनुष्य के आंख में पूछा जा रहा है। तो कैसा लेंस होता है, ऑप्शन ए दिया हुआ उत्तल लेंस या बी अवतल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर, पहले हम ये बता दें कि वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस होता है। मानव में जो लेंस होते हैं वो हमेशा उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस नहीं होते हैं। यानी मानव का लेंस उत्तल होगा तभी तो प्लस में होगा, प्लस में होगा यानी धनात्मक में होगा, और धनात्मक में होगा तब ना हम हर चीज को देख पाते हैं। ठीक है, अवतल में रहेगा माइनस में तो हमको कुछ नहीं दिखाई देगा। या फिर बाइफोकल लेंस आपको पता ही है किसमें यूज करते हैं, नहीं पता है तो और भी लेके आएंगे उसमें टॉपिक, उसमें बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें इसलिए हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लेकर आए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है
कि एक स्वास्थ्य आंख है और उसकी दूर बिंदु होती है। एक स्वास्थ्य आंख है, उसकी दूर बिंदु क्या होगी तो अभी तो पता है कि जब हमारा आंख स्वास्थ्य हो, एकदम अच्छा हो, तो आंख जो होगा स्वास्थ्य होगा तो वो हम क्या हो सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी को तय कर सकते हैं, ज्यादा की ज्यादा दूरी पर रखी हुई वस्तु को हम देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए में 25 सेंटीमीटर या 0 या 250 सेंटीमीटर या अनंत। तो याद रखना है, देखिए 25 सेंटीमीटर जो होता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कितनी दूरी? न्यूनतम दूरी पूछेगा आपको, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो वो 25 सेंटीमीटर है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है, तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर। मगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, कहता है कि एक स्वास्थ्य आंख की दूर बिंदु पूछा जा रहा है, मतलब एक अच्छा आंख है, नेत्र, और उसका दूर बिंदु कहाँ होगा, तो वो दूर बिंदु हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुतली, कौन सा चीज? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? हमारी आंखों में जो पुतली है और उस पुतली के साइज को, साइज मतलब बड़ा छोटा को कौन नियंत्रित करता है, बड़ा छोटा करने का काम कौन करता है? तो देखिए दिए हुआ ऑप्शन नंबर में ए में पक्षमाभी, क्या दिया हुआ? पक्षमाभी होता है, इसमें लिखावट गलती है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पक्षमाभी पे मांसपेशिया या फिर परितारिका या नेत्र लेंस या रेटिना, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें जो राइट आंसर होगा, पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है, मतलब अपने अंडर में कौन रखता है, नियंत्रित कौन करता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, परितारिका हमेशा जो होता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और रेटिना पर किसी वस्तु का क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। याद रखना है, रेटिना पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 24वां कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? देखिए एक और क्वेश्चन उसी में से आया है कि आंख का कौन ऐसा भाग जो है वो रंगीन है, यानी कलर वाला है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए में कॉर्निया या रेटिना या परितारिका या फिर पुतली। इनमें से जो रंगीन भाग होता है वो हमेशा सी, यानी परितारिका जो होता है आंख का रंगीन भाग होता है। परितारिका को हम एक और नाम से जान सकते हैं, आइरिस। क्या नाम से जान सकते हैं? आइरिस भी कहते हैं, आइरिस या फिर परितारिका, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का या किस प्रकार के लेंस का व्यवहार होता है? यदि आपके आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया हो, यानी निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे? जो बंदा को या जिस इंसान को निकट की वस्तु दिखाई साफ साफ नहीं देती है, उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं वैसे इंसान की आंखों में, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार के चश्मे का या किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का या बेलनाकार लेंस का, या इनमें से कोई नहीं। तो निकट में जो इसके लिए उपयोग होगा वो हमेशा होगा अवतल लेंस का। किसका? अवतल में, ठीक है। और दूर में रहेगा, दूर का तो उत्तल हो जाएगा, दूर का रहेगा तो उत्तल। अब बेलनाकार रहेगा तो क्या रहेगा? जरा दृष्टि दोष। क्या रहेगा? जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो फालतू है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है कि 26वां क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना है? जो सफेद रंग जो होता है, श्वेत यानी कि सफेद रंग जो होता है वो कितने रंगों के मिश्रण से तैयार होता है, यानी मेल से तैयार होता है, बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, सफेद रंग का जो मेल होता है वो 3 होता है क्या, 4 होता है क्या, या फिर 5 होता है, या फिर 7 होता है? तो आपको याद रखना ये जो मेल होता है वो हमेशा 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है
27वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी स्पेक्ट्रम जो है उसको प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं। क्या देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ, कांच की सिल्ली, कांच की दीवार सिल्ली, कांच की सिल्ली का उपयोग कर सकते हैं आप, या फिर समतल दर्पण का, या फिर कौन से दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर गोलीय दर्पण का, या फिर प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं, या प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित होता है, यानी वायुमंडल में उपस्थित होता है। और ये क्या होता है कि ओजोन परत किस, पूछा जा रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। यानी पृथ्वी पर एक किरण आती है, विकिरण आती है जो क्या है, हानिकारक है, और उससे हमारी सुरक्षा करता है कौन, तो ओजोन परत। वो कौन सी है, तो देखिए आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं। पहला कह रहा है अवरक्त विकिरण, या फिर तापीय विकिरण, या पराबैंगनी विकिरण, या इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। नहीं, तो वो जो विकिरण होते हैं वो विकिरण होते हैं पराबैंगनी विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है कि चंद्रमा पर, किस पर, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को, या खड़े व्यक्ति भी होते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर जो सफर करते हैं लोग या व्यक्ति सफर जो करते हैं तो उनको कहते हैं यात्री कहेंगे। और यात्री जो होते हैं उसको आकाश यानी आसमान जो होता है वो कैसा प्रतीत होता है, प्रतीत का मतलब दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो आपको याद होगा, सब्जेक्टिव अगर पढ़े होंगे तो। नहीं याद है तो आपको आइए बताते हैं। पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए नीला, या फिर उजला, या लाल, या फिर काला। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपको पहले बता दें, उसका यह जो खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो होते हैं कैसा दिखाई देगा आकाश, वो हमेशा काला दिखाएगा। होता है नीला, होता क्या है हमारा नीला, बट यहां से हम नीचे से देखेंगे तो नीला दिखा देगा, और वही आकाश में यात्रा करेंगे तो हमको यात्री को क्या दिखाई देगा, नीला की अपेक्षा काला दिखाई देगा। तो राइट आंसर हमारा काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि किस उपकरण में या किस उपकरण से धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कौन ऐसा एक उपकरण है जिसमें धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, कहता है एमीटर में, या फिर वोल्ट मीटर में, या कुंडली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना है धन और ऋण का चिन्ह किसमें नहीं होता है, तो नहीं होता है कुंडली में। और होता है पूछ देगा तो होता है तो किसमें, सेल में। सेल में क्या होते हैं, धन यानी प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, याद रखना। सेल में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, बट कुंडली में जो होते हैं प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया कि एक माइक्रो एम्पियर गलत लिखा गया है। देखिए एम्पियर एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य मतलब उसके मुकाबले कितना विद्युत धारा जो हो सकती है, तो वो धारा यहाँ पर ऑप्शन भी छुटा हुआ, ए या बी या फिर सी या फिर डी। देखिए अब इनमें से देखिए ए में दिया हुआ 10 का पावर -4 या 10 का पावर -5 या फिर 10 का पावर -6 या 10 का पावर 7। ठीक है मैडम, तो इसमें जो होगा एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य जो वो धारा होती है या जो धारा होती है वो हमेशा कौन होगी, तो 10 का पावर 6, 10 का पावर -6 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे अंत की ओर आ रहा है और अंत की ओर हो रहा है। उससे पहले आप देखते होंगे कि यह जो क्वेश्चन सब है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32वां क्वेश्चन आ गया कि धारा
मापने के लिए किसका उपयोग होता है? यदि अब जब धारा को मापते हैं, धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को जो मापते हैं तो उसमें किस चीज का उपयोग होता है? किस चीज का उपयोग होता है? तो वो जो होता है, देखिए आइए, एमीटर का या फिर ओम मीटर का या वोल्ट मीटर का या मैनोमीटर का। ठीक है, तो एमीटर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर धारा मापने के लिए प्रयोग होता है एमीटर, यानी अमीटर का होता है। ओम मीटर नहीं होगा। ओम मीटर आप किसका, ओम मीटर होता प्रतिरोध का शायद, हाँ। अब वोल्ट मीटर भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापी जाती है। मैनोमीटर में क्या होती है, गाड़ी वगैरह में प्रयोग होता है। ठीक है, बट यहाँ पर विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो ए मीटर का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन हमारा आ गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हो या फिर कोई भी आपको प्रतिरोध हो या धारा हो, किसी चीज का मात्रक पूछा जाए तो ये सभी क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में ए में दिया हुआ वोल्ट या फिर ओम या एम्पियर या फिर कूलम। देखिए आवेश का जो एसआई मात्रक आपसे पूछे तो याद रखना, आवेश का एसआई मात्रक हमेशा क्या होता है, कूलम होता है। और इसे एक इसी से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कि आवेश को किस इसका पर क्या होता है, तो इसका एक और ये होता है जे बट्टा सी भी होता है इसका, ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या हो जाएंगे? कोई एक चालक है हमारा, या हमारा क्या है, कोई एक चालक है और इससे क्या बहेंगे, विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या हो जाते हैं? जो गति हो रही, इसमें गति जो हो रही है वो गतिशील कण क्या हो जाते हैं? तो वो कण जो हो जाते हैं आपको बताते क्या होते हैं। पहला दिया हुआ परमाणु या फिर आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो गतिशील जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। राइट आंसर हमारा 34वां का होगा इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, या इसके बाद भी देख लेंगे। देखिए 35वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से चालक है। देखिए ये सारे पदार्थ के नाम दिए हुए हैं और इनमें से हमको ढूंढना है चालक। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, अभ्रक या फिर कांच या फिर एल्यूमिनियम या फिर चीनी मिट्टी। तो चालक पदार्थ किसको बोलते हैं? देखिए पहले चालक, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाहित हो सके, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जो उष्मा और विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, उसे हम बोलेंगे चालक पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ढूंढना है हमारा चालक पदार्थ कौन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम चालक पदार्थ होगा। ठीक है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हमारा 35 ही क्वेश्चन लास्ट था, 35 क्वेश्चन। आई होप कि आप जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, 35 क्वेश्चन को देखे होंगे आज, वो सारे क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी भी आई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप इसको दिल से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे। इस सभी क्वेश्चन को हमने आपको बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का इसी टाइप से 4-4 लेसन, और केमिस्ट्री का तो पूरा लाए थे, बट इन दोनों में 4-4 लाए हैं, 4-4 और बाकी है। तो आप सारे वीडियो को, मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सभी में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को डाला गया है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें और इसको खूब देखें या खूब अच्छे से याद करें। तो इसी के साथ मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपसे बार बार यही कहूंगा कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के पास खूब ज्यादा शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मिलते हैं जल्द इसी वीडियो के साथ दूसरे वीडियो में। जय हिंद।